हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग HFCL का Q1 FY27 का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कंपनी आज के टाइम पे कैसी डील है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह यूज करके मैं आपको समझाऊंगा एंड मैनेजमेंट गाइडेंस का यूज करके। उसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि अनंत राज का जो आपको क्लाउड वाला बिजनेस आपको सेपरेट हो रहा है, उसमें आगे क्या क्या एक्सपेक्ट करें, क्या क्या हो सकता है, प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व होता है एंड हमें क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग HFCL का Q1 FY27 का रिजल्ट देख लेते हैं। तो इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ईयर इन ईयर आपको 120% इंक्रीज हुआ है। ऑसम। एबिटा कितना हुआ? एबिटा ईयर ऑन ईयर आपको 937% इंक्रीज हुआ है। अनदर गुड। देन एबिटा मार्जिन देखोगे तो पहले 4.9% था, अब आपको 23% हो गया था। एबिटा मार्जिन भी आपको 1832 बेसिक में 18% इंक्रीज हुआ है, विच इज एक्चुअली ऑसम। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो आपको एबिटा मार्जिन भी इंक्रीज होगा ही होगा। एंड पैट पहले निगेटिव था, अब पॉजिटिव आ चुका है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड फ्लैग फ्लैग। एंड उसके अलावा देखोगे एक्सपोर्ट रेवेन्यू कितना है, वो लगभग 55% है। तो ये जो एबिटा मार्जिन आपको इंक्रीज हो रहा है, मेजर कंट्रीब्यूटर यहाँ पे एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है, उससे भी अच्छा कंपनी का पैट इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे कंट्रीब्यूटर क्या है? कंट्रीब्यूटर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? जो ये लोग डेटा सेंटर के लिए वायर्स वगैरह, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह बनाते हैं। आगे जाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं। मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि इन्होंने बेसिकली अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ा के 40% कर दिया है। पहले ये लोग बोलते थे 20 से 25% बढ़ेंगे कंजर्वेटिवली, अब ये बोल रहे हैं कि 40% का गाइडेंस दे रहे हैं कि FY27 में हम लोग रेवेन्यू को ग्रो करेंगे ओवर FY26। एंड ये इसका सपोर्ट क्या दे रहा है? इसका सपोर्ट है इनका हाईएस्ट ऑर्डर एवर ऑर्डर बुक। इनका ऑर्डर बुक आज के टाइम पे 26,662 करोड़ का है, विच इज आई थिंक इज ऑसम। ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा स्केल कर रहा है, रेवेन्यू गाइडेंस भी इंक्रीज कर रहे हैं, मार्जिन भी आपको इंप्रूव हो रहा है। तो ये कंपनी आज के टाइम पे हर रेड ग्रीन मतलब हर बॉक्स को टिक कर रही है। तो अब कंपनी डायरेक्शनली ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन क्या कंपनी में जूस बाकी है? और अगर जूस बाकी है तो कितना बाकी है, हम लोग इस बात पे बात करेंगे आज। वो मेन टॉपिक है, क्या कंपनी में आगे क्या हो सकता है। कंपनी अपने बॉटम से ऑलरेडी 4x हो चुकी है, तो आगे कितना ग्रोथ और बाकी है इस कंपनी में, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहला चीज नोट करो, कंपनी का 40% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है, EBITDA मार्जिन भी वन ऑफ द बेस्ट है 23.25%। एंड और मैं कुछ बात कर रहा हूँ, कंपनी ने इवन कैपेक्स तक अनाउंस किया है। कंपनी क्या कर रही है? 215 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, जो कि बोर्ड के द्वारा अप्रूव हो गया। वहां पे ये लोग क्या बनाएंगे? आपको डेटा सेंटर्स के प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे। देन ये लोग ऑप्टिकल फाइबर का एक्सपेंशन कर रहे हैं और ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। फाइबर अलग हुआ, केबल अलग हुआ। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का कैपेसिटी को 20 मिलियन किलोमीटर से लेके 34 मिलियन फाइबर किलोमीटर तक लेके जा रहे हैं। एंड अगेन ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्सपेंशन को 34 से लेके 43 लेके जा रहे हैं। तो ये लगभग आपको 20% का बनता है, ये लगभग 30% का जंप है। 30% का जंप यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। तो ये सब हो गया इनके डिफरेंट डिफरेंट कैपेक्स हुए। डिफेंस एंड एरोस्पेस पे क्या बोला? चल रहा है हमारा डिफेंस एंड एरोस्पेस पे काम वगैरह भी। एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस हमारा फ्यूचर में ग्रोथ ड्राइवर होगा। यहाँ पे वो लोग क्या बनाएंगे? हैंड ग्रेनेड, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, सर्विलेंस रडार्स, ये सब चीज ये लोग बनाएंगे आपको डिफेंस वगैरह में, डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए। तो अभी ये लोग आपको क्या है, डेटा सेंटर की तरफ बिजनेस देख रहे हैं, फ्यूचर में ये लोग आपको डिफेंस की तरफ जाएंगे। एंड पुराना इनका टेलीकॉम का काम अलग ही था, लेकिन बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो होगा आपको डिफेंस एंड आज के टाइम पे आपको डेटा सेंटर है। अब हम लोग जाते हैं कंपनी का फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं। फॉरवर्ड कैलकुलेशन क्यों करना जरूरी है? देखो, फॉरवर्ड कैलकुलेशन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा आगे क्या हो सकता है। आगे अगर आपको पता रहेगा क्या हो सकता है, तो आपके लिए आज डिसीजन लेना बहुत आसान होगा। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला? हम लोग 40% बढ़ेंगे, ठीक है। 40% बढ़ेंगे अपने रेवेन्यू को FY26 से FY27। FY26 में इनका रेवेन्यू कितना था? FY26 में इनका रेवेन्यू था लगभग 5,000 करोड़ था। तो 40% कितना हुआ? 40% लगभग 7,000 करोड़ हुआ। 5,000 का 40% ऊपर कर दोगे तो कितना हुआ? 5,000 इंटू 1.4 7,000 करोड़ हुआ। लेकिन कंपनी ऑलरेडी आपको 1,900 करोड़ का ऑर्डर Q1 में कर चुकी है, तो इसको 4 टाइम भी कर दे तो 7,600 करोड़ बनता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी ये भी गाइडेंस जो दे रही है 40% का, ये भी कंजर्वेटिव है। और मेरे हिसाब से कंपनी को कम से कम 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में। मेरे हिसाब से मैनेजमेंट के गाइडेंस के रिवाइज गाइडेंस के हिसाब से ये बनता है 7,000 करोड़, लेकिन मेरे हिसाब से ये बनता है 8,060 करोड़।
क्या ऑर्डर बुक है कंपनी के पास? मेरे हिसाब से ऑर्डर बुक है। ये रेवेन्यू करने के लिए कंपनी को और 6,000 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा, एंड कंपनी के पास ऑलरेडी 26,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो विजिबिलिटी तो है मेरे भाई। ठीक है, ऑर्डर बुक का सपोर्ट भी है। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। देखो 23% का मार्जिन इन्होंने Q1 में दिखाया है, तो मार्जिन हो सकता है फ्यूचर में जाके और बढ़े, क्योंकि एक्सपोर्ट का आपको रेवेन्यू बढ़ेगा। तो 23% का मार्जिन हम लोग सेफली एज्यूम करके कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो EBITDA इनका 1594 करोड़ का यहाँ बनेगा। पैट समथिंग अराउंड 865 करोड़ के आसपास बन सकता है। पैट जंप अगले 9 महीने में 1.43x का आएगा, एंड फॉरवर्ड पी कंपनी का 40.37 बनता है। अब हम लोग जाते हैं और कंपनी का करंट पी देखते हैं। अगर कंपनी का करंट पी देखोगे तो 58 का बनता है। तो क्या 58 का पी बहुत महंगा है? मेरे हिसाब से 58 का पी बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये कंपनी डेटा सेंटर के लिए एंड डिफेंस के लिए काम करती है। तो जो कंपनी डेटा सेंटर एंड डिफेंस के लिए काम करे, वो आपको थोड़ा प्रीमियम पी पे ही ट्रेड करेगी। अब मैं जाता हूं, आपको थोड़ा फॉरवर्ड पी वगैरह दिखाता हूं। तो फॉरवर्ड पी क्या है कंपनी का? 40.37 का बनता है। अगर ये मैं दूसरा कैलकुलेशन क्या है, देखो ऑलरेडी 1900 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कर लिया है आपको Q1 में। तो मेरे हिसाब से सेम रन रेट पे भी कंपनी चलेगी ना, एंड H2 बीइंग द गुड हाफ फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस, तो मुझे लगता है आराम से ये कंपनी आपको 8,000 करोड़ का तो रेवेन्यू कर सकती है, मे बी उससे ज्यादा भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप ये चीज समझो कि अगर ये 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, जो 23% EBITDA मार्जिन, जो कि अगेन इंप्रूव हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि जैसे जैसे रेवेन्यू स्केल करेगा EBITDA मार्जिन वगैरह भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको EBITDA 1854 करोड़ बन सकता है, पीबीटी आपको 1400 करोड़ बन सकता है, पैट 1000 करोड़ बन सकता है। पैट जंप अगले 9 महीने में 1.76x का आ सकता है। कंपनी का फॉरवर्ड पी 32.94 करोड़ का बन सकता है। एंड थर्ड सिनेरियो क्या है कि कंपनी सेकेंड हाफ में ये जो सेम रन रेट है 1900 का कंटिन्यू करे, प्लस 600 एक्स्ट्रा कर दे सेकेंड हाफ में, विच इज एंटायरली डूएबल। एंड कंपनी के पास क्या ऑर्डर बुक नहीं है, कंपनी के पास आज के टाइम पे 26,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एंड ये टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी को सिर्फ उसमें से 6,200 करोड़ का ऑर्डर बुक एग्जॉस्ट करना है, दैट्स ऑल। तो मेरे हिसाब से आराम से डूएबल लगता है। एंड कंपनी का इस केस में फॉरवर्ड पी बनता है 32 का। तो कंपनी आपको अगर सेम शेयर प्राइस पे रहे तो अगले 9 महीने के बाद 32 के पी पे ट्रेड करेगी। तो देखो धीरे धीरे मार्केट अच्छा हो रहा है, डिफेंस और डेटा सेंटर की कंपनी आपको प्रीमियम पी कमांड करती है आज के टाइम पे, तो ये तो पता चला ही होगा, जो अच्छा एग्जीक्यूशन कर रही है। तो इस कंपनी का धीरे धीरे आपको रेवेन्यू बढ़ने वाला है फ्यूचर में, एंड मार्जिन वगैरह भी इंप्रूव होने वाले। अगेन बेसिकली ये आपको पहले 3 महीने पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली कंपनी थी, अब ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग की तरफ जा रही है। तो यहां पे अब क्या होगा, इनके टारगेट्स वगैरह इंप्रूव किए जाएंगे, इनके मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव होंगे, एंड कंपनी का नंबर धीरे धीरे और अच्छे आने शुरू होंगे। तो जो बड़ा जूस था वो 4x का तो ऑलरेडी निकल चुका है, अब भी थोड़ा बहुत जूस बाकी है, दिखते कितना जूस है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 साल के बाद कंपनी को बुल मार्केट रहा, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला, अगर उस वक्त इस कंपनी का वैल्यूएशन आपको 62 63 के आसपास रहा, तो कंपनी यहां से अगले 9 महीने में डबल होने का तो पोटेंशियल रखती है। आई होप यू आर गेटिंग कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या 60 का पी बहुत महंगा है? मेरे हिसाब से 60 का पी रेशियो कतई महंगा नहीं है फॉर दिस सेक्टर, जैसे डिफेंस हो गया, डेटा सेंटर की सेक्टर में जो कंपनी काम करती है, उनके लिए 60 का पी रेशियो बहुत महंगा तो नहीं है। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दो, अगर थोड़ा सा भी माहौल सेक्टर में खराब हुआ, थोड़ा सा भी निगेटिविटी आया, तो ये भी हो सकता है इस कंपनी को आपको आज रिजल्ट अच्छा देते रहेगी, कंपनी के शेयर प्राइस को ऐसे ऐसे जिगजैग कराया जाएगा, एंड कंपनी 1 साल के बाद आपको 32 के पी पर ट्रेड करेगी। फिर भी क्या आप ये बोल सकोगे कि बहुत सस्ती डील है? नहीं है। दिस इज व्हाट ग्रोथ इन्वेस्टिंग के साथ रिस्क आता है। एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू प्लस ग्रोथ में क्या होता है, मान लो अगर कंपनी अभी भी 60-70 पे होती, तो कंपनी का यही पी रेशियो आपको 8 होता, तब आप लोग बहुत श्योर होते हैं कि इसमें पैसा बनना ही बनना है। तो यही डिफरेंस होता है वैल्यू प्लस ग्रोथ का एंड ओनली ग्रोथ का। तो ऑलवेज प्रीफर ग्रोथ प्लस वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो इस कंपनी में वैल्यू वाला चीज तो अब जा चुका है, अब ग्रोथ बचा हुआ है। ग्रोथ में मेरे हिसाब से अभी भी कंपनी में दम है। अगर कंपनी मार्केट अच्छा रहा, डिफेंस डेटा सेंटर में सेक्टोरल ट्रेंड कंटिन्यू हो, तो कंपनी यहां से भी ठीक ठाक पैसा बना सकती है। अगले 1-1.5 साल तो आराम से बना सकती है। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, मेरा एनालिसिस मुझे ये सजेस्ट करता है, मेरा फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह मुझे ये सजेस्ट करता है। अगेन इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, इस बात पे ध्यान देना। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, अगर आपको ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह करना सीखना है मुझसे, देन आपको एआई का कैसे यूज करें अपने एनालिसिस के लिए, फिर मैं बाइंग स्ट्रेटेजी कौन सा यूज करता हूँ, सेलिंग स्ट्रेटेजी कौन सा यूज करता हूँ,
तो आप मेरे पिन कमेंट पे दिए हुए लिंक को देख सकते हो, वहां से मेरा ऑनलाइन सेशन का रिकॉर्डिंग खरीद सकते हो। अगेन पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन भी है, जहां पे मैंने अपने स्टॉक्स के बारे में बताया है, तो अगेन यू कैन बाय दैट टू। तो ये रहा एचएफसीएल का एनालिसिस। अब जाते हैं दूसरी कंपनी में। दूसरी कंपनी कौन है, आपको अनंतराज का बात करते हैं। अनंतराज का क्या होने वाला है, डीमर्जर होने वाला है। तो उनका बेसिकली क्या है, जो डेटा सेंटर वाला बिजनेस है, आपको अशोक क्लाउड वो अलग होने वाला है। जो क्लाउड वाला उनका डिवीजन है, जो डेटा सेंटर वाला डिवीजन है, वो अलग होने वाला है। एंड अनंतराज के शेयर होल्डर को एक के बदले एक शेयर मिलेगा। आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर मिलेगा। देखो ये प्रोसेस ना थोड़ा लंबा होता है, पहले ही बता देता हूं। 5 स्टेप का प्रोसेस है। टोटल आपको बोला जाता है कि 8 से 11 महीने लग जाता है, कुछ नहीं तो 6 महीने तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। एंड 6 महीने के बाद एक्चुअली आप उसके शेयर को मार्केट में ट्रेड होते हुए देखोगे। तो ये चीज ध्यान में रखना। 6 लंबा प्रोसेस है थोड़ा, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत शेयर मिलने वाला है, इसका एक के बदले एक मिलेगा। तो आप सोच लो कि कंपनी ऐसा करना क्यों चाहती है। कंपनी ऐसा करना इसलिए चाहती है मेरे दोस्त, क्योंकि कंपनी को चाहिए पैसा। कंपनी को लगता है कि कंपनी का रियल एस्टेट बिजनेस की वजह से कंपनी के क्लाउड बिजनेस को उतना प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेटली लिस्ट कराएंगे, और सेपरेटली लिस्ट कराने के बाद उसको अच्छे प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, तो उस वैल्यूएशन पे उसके लिए पैसा उठाएंगे डेटा सेंटर को फंड करने के लिए, जो इनका टारगेट है 307 मेगावाट का। तो ये लोग फ्यूचर ग्रोथ के लिए डिमर्जर कर रहे हैं, ताकि उसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिले। बेसिकली रियल एस्टेट के बिजनेस की वजह से, अनंतराज को होल के वजह से, उनको डेटा सेंटर का जो बिजनेस उनको प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है, मेरा तो यही मानना है। तो अलग से लिस्ट करवाएंगे, अलग से वैल्यूएशन उनके हिसाब से अच्छा मिलेगा, और तब उस वैल्यूएशन पे ये लोग पैसा उठाएंगे। तो उसमें टोटल लगेगा आपको 8 से 11 महीना लग सकता है, लेकिन एज्यूम करो कि 6 महीना में अगर कंपनी बहुत से काम करे, 6 से 8 महीना में हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज है। तो ये समझो कि ये सब काम कैसे करेगा। तो देखो, देखो यहाँ पे होगा क्या लिस्टिंग के टाइम पे, ये यहाँ पे ना सेल्फ डिस्कवरी चलता है प्राइस का। तो मान लो क्या होगा, एक्स डिमर्जेंट डेट सेशन होता है, उसमें क्या होगा, 9 बजे से 9 बजे तक कोई सर्किट वगैरह होगा नहीं। अनंतराज के शेयर के लिए, मतलब अनंतराज क्लाउड जो है ना, क्लाउड का बिजनेस को किस प्राइस पे लिस्ट करना है, उसके लिए अनंतराज का पहले तो आपको शेयर प्राइस डिस्कवरी किया जाएगा। तो वो क्या होगा, 900 9:45 तक मतलब ओपन बोली लगेगा कि कौन कितना देना चाहता है, कौन कितना खरीदना चाहता है। मेरे ख्याल से उस दिन तो अनंतराज का शेयर क्रैश होगा अच्छा खासा। तो मान लो अगर अनंतराज का शेयर प्राइस उस वक्त 800 का रहा, एंड ओपन बोली में 900 9:45 के बीच में उसका शेयर प्राइस घट के आपको 500 तक आ गया, तो कंपनी को, जो अनंतराज का क्लाउड वाला बिजनेस है, उसको अगला दिन आपको 300 का शेयर प्राइस मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा। 800 पे ट्रेड कर रहा था, अगर मिलजुल के इसका प्राइस सबने डिसाइड किया कि 500 हो रहा है, तो 300 का प्राइस मिलेगा। क्योंकि देखो, जैसे ही अनंतराज का क्लाउड का बिजनेस अलग होगा ना, तो अनंतराज का एक्चुअल जो रियल एस्टेट होगा उसको तोड़ेगा लोग, ठीक है। क्योंकि अनंतराज के वो जो आधा ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है, वो उसके वजह से मिल रहा है, राइट। क्लाउड वाला बिजनेस कर, तो इसको तोड़ेगा। मे भी हो सकता है आधा भी कर दे, मे भी हो सकता है अगर 800 पे ट्रेड करे तो इसको 600 पे लेके जाए, तो 200 के प्राइस पे आपको वो आपको लिस्ट होगा। तो आपको उस वक्त देखना पड़ेगा कि उसका पी रेशो कितना बनता है, कंपनी का रेवेन्यू कितना बनता है। एंड अगर 200 पे लिस्ट हुई तो मेरे ठीक ठाक डील। क्योंकि ये बात देखो, अभी अनंतराज का क्लाउड बिजनेस ना बहुत न्यू साइंस स्टेज पे, बहुत बच्चा वाला स्टेज पे है। इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस 100 200 पे लिस्ट होता है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा डील है। लेकिन उसके लिए क्या मैं अनंतराज को अभी खरीदूंगा? मैं कभी नहीं खरीदूंगा। लिस्ट होगा जब, तब देखा जाएगा। आई डोंट वांट माय कैपिटल टू गेट स्टक फॉर 6 मंथ। सिंपल सा बात है मेरे भाई, मैं उसको नहीं करूंगा। तो जब अनंतराज क्लाउड का बिजनेस अलग से आपको लिस्ट होगा, तब मैं वहां पे इंटरेस्ट लेना शुरू करूंगा। तब देखूंगा अगर सही वैल्यूएशन है, मेरे को लेने का मन किया, सही वैल्यूएशन है, बेटर अपॉर्चुनिटी, तब मैं लूंगा। मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। जरूरी नहीं है कि अनंतराज में पैसा बनाना है, जरूरी नहीं है डेटा सेंटर के बिजनेस में ही पैसा बनाना है। आई होप यू आर गेटिंग माई मैसेज। एंड अगेन, अनंतराज क्लाउड वाला जो चीज है, मेरे लिए वेट एंड वॉच वाला अपॉर्चुनिटी है। आई होप यू लर्न फ्रॉम माई वीडियो। अगर आपने सीखा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, एंड दूसरों को भी सिखाओ। दैट्स ऑल, बाय।